LLTT लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। अगर हम हिंदी में कहें, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, कुछ इस तरह का इस समय जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। जामा डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं JNK हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील शेख शकील जी। शेख शकील जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया। 9 जनवरी 2023 को सरकार की तरफ से एक फरमान जारी किया गया कि 22 दिन के अंदर जितनी भी जम्मू कश्मीर में इल्लीगल एनक्रोचमेंट है उसे हटा दिया जाए। कैसे देखते हैं आप इस आर्डर को? क्या ये आर्डर सही है या गलत? अगर सही है तो किसे फ़ायदा होगा, किसे नुकसान होगा? अगर गलत है तो किसे फ़ायदा होगा, किसे नुकसान होगा? देखिए, 9 जनवरी 2023 को हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो रेवेन्यू है, ये उन्होंने सर्कुलर निकाला था कि 100% जो इंक्रोचमेंट्स हैं स्टेट लैंड के ऊपर उनको हटाया जाए। और इससे पहले चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी कहा था कि 3 महीने के अंदर इंक्रोचमेंट्स को हटाया जाए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश हैं और सरकार को हाई कोर्ट की ओर से डायरेक्शंस हैं कि जो स्टेट लैंड है उसको खाली कराया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 20 या 22 दिनों में जो 20 लाख कनाल स्टेट लैंड है अंडर ऑक्यूपेशन, क्या उसको 20 दिनों के अंदर या 25 दिन के अंदर खाली कराया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक जो सबसे अच्छी चीज़ मैं जो समझता हूँ, जो खुशाइन चीज़ है कि जम्मू कश्मीर में पहली दफ़ा जो है वो कुछ, मैं कहूँगा कि इन्फ्लुएंशियल और बिग विग्स और जिनको हम VVIPs कहते हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन हुआ है। ये एक मैं समझता हूँ कि सराहनीय कदम है। अब जहाँ तक आपने देखा है कि इस एनक्रोचमेंट ड्राइव में जो हमारे मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से भी लोअर इनकम ग्रुप हैं, जो जिनको हम कह सकते हैं कि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अब वो एक बहुत बड़ी एक संख्या है, बहुत बड़ी तादाद है जिन लोगों ने 5 मरले पे, 10 मरले पे, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगा कि 15 मरले पे या 1 कनाल तक उन्होंने अपना रिहायशी मकान बनाया है और बीच में कोई दुकान भी है, कोई स्मॉल कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट को खोली अपने रोज़गार के लिए। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मैं आपको बताऊंगा, आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से बठिंडी में, सुंजुआ में, मलिक मार्केट एरिया में, यहाँ सिद्रा में भी लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया और ये कहा कि भाई आप हमारे जो कब्ज़े हैं उनको रेगुलराइज़ कर दीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी हमारे जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर पर जम्मू शहर में कोई 15 से लेकर 18 अनऑथराइज जो कॉलोनीज़ थी उनको जम्मू कश्मीर सरकार ने रेगुलराइज़ किया। ये एक प्रोसेस है, इसे कहते हैं। देखिए, सरकार की जो एजेंसीज़ हैं जैसे हाउसिंग बोर्ड हो गया, JDA हो गया, उनका दायित्व बनता था कि वो समाज के हर वर्ग की जो कैटेगरी है उन लोगों के लिए हाउसिंग प्रोवाइड करें, ठीक है। लेकिन आपने देखा है कि रूपनगर के बाद, गांधीनगर, शास्त्री नगर के बाद और कोई भी कॉलोनी जो है जम्मू में खुल के बनी नहीं और ना इन एजेंसीज़ ने कोशिश की है बनाने की। अब जिसको जहाँ पे भी ठिकाना मिला उसने वहाँ पे, अब क्योंकि हर एक आदमी शहर में आना चाहता है, यहाँ पे अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं एजुकेशन की, तो हर माँ बाप की यही कोशिश होती है कि हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम मिले। तो लोग यहाँ पर अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट से भी आए, यहाँ पर लोग राजौरी पुंछ से भी आए, फिर इसके अलावा मैं आपको कहूँगा दूर दराज कठुआ के इलाकों से भी लोग आए। तो उनका मकसद ये नहीं था कि यहाँ आके कोई जम्मू की डेमोग्राफी चेंज करनी है। उनका बेसिक मकसद था कि यहाँ आकर वो अपने बच्चों को आला तालीम से फैज़याब करें। तो उसी सिलसिले में जिसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी थी, किसी ने 2 मरले पे, किसी ने 5 मरले पे, तो एक आप ये समझ लीजिए कि एक दूसरे को देखते हुए कि अगर एक घर पहले बना है तो वहाँ पे 2 घर बन गए, 2 से 4, इसी तरह मल्टीप्लाई करते करते ये कॉलोनीज़ बन गई हैं। और आप देखिए, इससे पहले भी जितनी भी जम्मू में अनरजिस्टर्ड या अनऑथोराइज कॉलोनीज़ रेगुलराइज हुई, वहाँ पे भी ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता पहले
एक रिहायशी इलाका बनता गया, जैसे नानक नगर हो गया, भगवती नगर हो गया, बख्शी नगर हो गया, गुजर नगर हो गया। ये सभी अनऑथोराइज कॉलोनीज थी जिनको बाद में जम्मू कश्मीर सरकार ने रेगुलराइज किया। लेकिन एक बात हम आपसे समझना चाहते हैं कि रोशनी एक्ट जो आया उस समय एक वर्ड यूज़ किया गया था ऑक्यूपेंट, आज वो ऑक्यूपेंट इलीगल इंक्रोचर हो गए। देखिए बात ऐसे है, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, जम्मू कश्मीर सरकार ने जो लोग सरकारी ज़मीनों पर बैठे हुए थे उनके पोजेशन को रेगुलराइज करने के लिए ही रोशनी स्कीम बनाई थी और बाकायदा लोगों ने फॉर्म भरे, क्लेम भरे और फिर उसके बाद एक प्राइस फिक्सेशन कमेटी बनी थी। उसने जो प्राइस फिक्स किया लोगों ने वो पे की, फिर बाकायदा लोगों के इंतकाल हो गए, लोग मालिक बन गए। कईयों ने तो आगे बेच भी दिए और कईयों ने उनके ऊपर लोन लेके अपनी इस्टेब्लिशमेंट्स भी खोली हैं। आपका ये जो सवाल है कि वो इलीगल ऑक्यूपेंट आप कैसे हो गए, वो इसलिए हो गए क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने जो है वो इस एक्ट को अल्ट्रा वायर्स, गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब डिक्लेयर कर दिया तो डेफिनेटली जिन लोगों को फ़ायदा भी हुआ था वो फ़ायदे भी विड्रॉ हो गए। तो इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि वो गैर कानूनी उनके कब्ज़े हैं। लेकिन कानून में बड़ी लचक है, कानून में बड़ी गुंजाइश है। जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो कानून एक पॉलिसी बना सकती है और ये जो पर्टिकुलरली जो सरकार कह भी रही है कि 5 से लेकर 15 मरले या 1 कनाल तक जो है सरकार सीरियसली मुझे लगता है इसके ऊपर सोच भी नहीं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सरकार भी कह रही है कि 10-15 मरले तक नहीं होगा, पिछले रोज़ जो बटोत में हुआ उसे कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा ना, LLTT लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, क्या लगता है आपको ये जो दो धारीनुमा तलवार जो लटकी हुई है, क्या उसमें ये कहावत फिट होती है LLTT? देखिए बात ऐसे है कि हमारे LG साहब ने और हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी बिदूरी साहब ने, उन्होंने ये बात बड़े साफ स्पष्ट लफ्ज़ों में कही थी कि किसी का घर नहीं गिराया जाएगा और किसी की स्मॉल कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, ये एक्सेल्शियर में मैंने पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि स्मॉल कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी नहीं तोड़ा जाएगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि ये जो बिदूरी साहब का स्टेटमेंट है और ये जो LG साहब की जो हदायत हैं ये ज़ुबानी है, ये वर्बल है। ग्राउंड के ऊपर रिटन में जो तहसीलदार हैं या पटवारी हैं या जो नायब तहसीलदार हैं जो कि एनफोर्स कर रहे हैं इस वक्त ये सब कुछ, उनके पास लिखित रूप में जिसे कहते हैं कोई इस किस्म की हदायत नहीं है। तो वो लोग उनको डेली पहले डिप्टी कमिश्नर को ये तमाम सूचना देनी है कि उन्होंने एक दिन में कितनी ज़मीन खाली करवाई, फिर उसके बाद डिप्टी कमिश्नर की ड्यूटी बनती है कि उसने 4 बजे तक ऊपर गवर्नमेंट को रिपोर्ट देनी है। तो अब फैक्चुअल जो बात है, मैं अभी मेरे पास चंद लोग आए थे, उनके पास 3 मरले 4 मरले जिसे कहते हैं जगह है, चाहे वो सिदरा है, मलिक मार्केट है, उन सिदरा में नोटिस आ गए हैं सभी को, जिनके पास 2 मरले भी है, 4 मरले भी है, अगर सड़क के ऊपर है। तो मैं इवन ये भी बता सकता हूँ खसरा नंबर 95 मिन सिदरा में तो लोगों को 3-3 मरले वालों को भी नोटिस आ गए हैं, 4-4 मरले वालों को भी नोटिस आ गए हैं। तो आपकी बात ये बिल्कुल कंफर्म मैं कर रहा हूँ। सर जैसे आपने खसरा नंबर बताया, वैसे ही हमें याद आ गया खसरा नंबर 1187, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए खसरा नंबर 1187 जो है ना पलोड़ा में एक्सेल्शियर लेन में, ये खसरा नंबर 1187 है जिसकी टोटल मेजरमेंट है, जो टोटल एरिया है इसमें वो 241 कैनाल्स है और ये सारा का सारा इलीगल ऑक्यूपेशन है इसमें लोगों का। और इसमें सबसे जो बड़े VVIP जो एनक्रोचर हैं उनका नाम श्री कविंदर गुप्ता है, तो जो हमारे जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, स्पीकर भी रहे, मेयर भी रहे। क्या लगता है और हो पाएगी उन पर कार्रवाई? देखिए मुझे लगता है कि जब फैक्ट्स बिल्कुल सही हैं, रिकॉर्ड है और उनके पास कोई वो जो पूरा ये जो खसरा नंबर है 1187, इसमें 22 मार्च 2022 को मुझे जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लिखित तौर पे लिख के दिया है कि ये JDA की ज़मीन है और पूरा का पूरा खसरा नंबर ये जो 1187 है ये अंडर एनक्रोचमेंट है। तो जब ये एक JDA की ज़मीन के ऊपर कविंदर जी ने जब अपना रिहायशी मकान बनाया है, तो जो कानून मुझे लगता है हसीब दराबू के लिए है
जो कानून अली मोहम्मद सागर साहब के लिए है, जो कानून बाकी लोगों के साथ आप देख रहे हैं नीडोज़ के लिए है, तो मुझे लगता है यही कानून जो है वो कविंदर गुप्ता जी को भी अप्लाई होता है। शकील जी, आप वरिष्ठ वकील हैं, एक निजी अगर आपकी राय ली जाए, जिस तरह से ये कानून आया है, आपको क्या लगता है कि अगर लोग सड़क पर आ चुके हैं, आप भी देख रहे हैं, किस तरह से लोगों के साथ सेटलमेंट करनी चाहिए ताकि लोगों का भी नुकसान ना हो और सरकार भी नुकसान में ना रहे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, मैंने आपको रास्ता बता ही दिया। मैंने आपको बताया कि जम्मू में 18 कॉलोनियाँ रेगुलराइज हुई हैं, ठीक है। मैंने नाम भी आपको 4-5 कॉलोनीज़ के नाम भी मैंने आपको बता दिए, और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ये किया हुआ है। तो सरकार को चाहिए कि ये जितने भी कब्ज़े हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे जिनको हम कहते हैं वीक, अंडर प्रिविलेज्ड, पुअर सेक्शन, या जो एक कैटेगरी है हम कहते हैं लोअर इनकम ग्रुप, और ख़ास तौर पर जिनके मकान हैं 5, 10, 15 मैक्सिमम अप टू 1 केनाल, गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी चाहिए और इन सबको रेगुलराइज करना चाहिए। और जो भी नॉमिनल रेगुलराइजेशन चार्जेस इन लोगों से लेने हैं वो इनसे लेकर, तो ये सारे ये जो मुझे लगता है अफरा तफरी का जो माहौल है, मुझे लगता है सरकार को ये क्लियर कर देना चाहिए। हालांकि क्लियर कर भी दिया है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा है कि रिटर्न में अगर इंस्ट्रक्शंस आ जाएं नीचे रेवेन्यू स्टाफ को, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज़ तो लोगों में परेशानी जो है वो काफ़ी बनी हुई है। आप देख रहे हैं रोज़ जुलूस निकल रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ जो स्कूल गोइंग बच्चियाँ हैं वो भी कह रही हैं कि हम बड़े बेचैन हैं, हमें डर है कि हमारे घर ना तोड़ दिए जाएंगे। तो सरकार जो है एक वेलफेयर स्टेट है, तो सरकार को इसमें डस्ट को सेटल करना चाहिए। सरकार को ओपनली एक पॉलिसी लेकर आना चाहिए और फिर उस पॉलिसी के तहत इन तमाम जो कंस्ट्रक्शंस हैं उनको रेगुलराइज करना चाहिए। शकील जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका बहुत। ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील शेख शकील जी थे, जो इस समय माहौल बना हुआ है जम्मू कश्मीर लैंड्स को लेकर, जो इंक्रोचर सरकार कह रही है उनको लेकर, उसी पर इनसे आज चर्चा हुई। इनका यही कहना है कि आगे भी सरकारें जम्मू कश्मीर में कॉलोनीज़ को रेगुलाइज करती आई हैं। जो गरीब तबका है उसे ना छेड़ा जाए, उसकी जो ज़मीन है या उसका जो प्लाट है या उसकी जो दुकान है उसे रेगुलाइज किया जाए। जो चार्जेस बनते हैं सरकार उनसे ले ले, और जो बड़े मगरमच्छ हैं उन पे सरकार ज़रूर कार्रवाई करे। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।